on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our coward enemy. Alhamdulillah. जो लोग अल्लाह की राह में ऐसे तौर पर सफ बांध कर लड़ते हैं कि गोया सीसा पिलाई दीवार हो, वो बेशक अल्लाह के महबूब है। जब भी तारीख में जुर्रत की मिसाल दी जाएगी तो इस दिन को और इस जगह को हमेशा याद रखा जाएगा जहां मैं आज मौजूद हूं, क्योंकि इस दिन अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन का घमंड तोड़ा और गरूर को खाक में मिला दिया। साल 2025 6 और 7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला किया और उसी रात पाकिस्तान ने भारत के 6 जंगी तैयारे गिरा दिए। लेकिन पाकिस्तान ने यह बता दिया था कि यह हमारा दिफा है, हमारा जवाब आना बाकी है। जवाब का तयन हम करेंगे, वक्त और जगह का तयन हम करेंगे। Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place and means of our own choice. और फिर इंडिया ने 9 और 10 मई की दरमियानी रात को दोबारा पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर हमला किया, जिसके कुछ ही देर बाद DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ टीवी पर आए और उन्होंने भारत को पैगाम दिया कि नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। हम सिर्फ उसको ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मक्कारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। और इसके कुछ ही देर बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का ऐलान कर दिया और आज जिस जगह पे मैं मौजूद हूं, बुनियानुल मरसूस की बुनियाद इसी जगह पे रखी गई थी। बुनियानुल मरसूस का जिक्र कुरान की सूरा अस्सफ में है, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ़न कअन्नहुम बुनियानुल मरसूस। जो लोग अल्लाह की राह में ऐसे तौर पर सफ बांध कर लड़ते हैं कि गोया सीसा पिलाई दीवार हो, वो बेशक अल्लाह के महबूब है। आज जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, इसका नाम तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये वो मकाम है कि जहाँ से इंडिया की तरफ फतेह 1 मिसाइल का पहली मर्तबा इस्तेमाल हुआ। फतेह 1 मिसाइल क्या है, कैसे वार करता है, क्या इम्पैक्ट है, ऑपरेशन कैसे किया जाता है, ये सारी तफसीलात और जो डेकोरेटेड यूनिट है जो इसका इस्तेमाल कर रही थी, उससे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। 852 hours. Wait for our response. मार्का हक में वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल मिर्जा जहांताब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनके यूनिट को 16 ब्रेवरी अवार्ड मिले थे। जहांताब साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला, ज्वाइन किया हमें। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच माय प्लेयर। बिल्कुल मैं ठीक हूँ। तो ज़रा बताइएगा कि पूरा एक बिल्डअप था ना, 6 और 7 तारीख को उन्होंने मिसाइल दागे, पाकिस्तान ने उनके जहाज़ गिराए, फिर इसके बाद भी एक बिल्डअप था, वो ड्रोन भेज रहे थे, उन्होंने नूर खान एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की। किस तरह प्रिपरेशंस हो रही थी उस वक्त और क्या टारगेट्स वगैरह का तयन कर लिया गया था? जैसे ही ये 22 अप्रैल को इंसिडेंट हुआ था पहलगाम का, मैं बीइंग कमांडिंग ऑफिसर आपको ये बताता चलूँ कि मेरी यूनिट की ऑलमोस्ट 25 से 30% स्ट्रेंथ उस वक्त लीव पे थी, क्योंकि वी वर इन पीस टाइम। मुझे मेरे पास पूरे पाकिस्तान से ट्रुप्स मौजूद हैं, इट इंक्लूड्स बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, KP। मुझे किसी को टेलीफोन करके छुट्टी से वापस नहीं बुलाना पड़ा। 24 अप्रैल को मेरी तमाम यूनिट ऑटोमेटिकली 100% स्ट्रेंथ मेरे पास क्लोज हो गई। अच्छा, खुद ही वापस आ गए? खुद ही वापस आ गए। तो आप यहाँ से इमेजिन कर लें कि इसके बाद हमने बिल्डअप, अगर दुश्मन कर रहा था तो हमारी तैयारी भी किस नवैयत की हो। जज्बा था कि उन्होंने इंतजार नहीं किया कि कमांडिंग ऑफिसर कहेगा छुट्टी कैंसिल करो, वापस आ जाओ, वो खुद ही अपनी जिम्मेदारी खुद ही आ गए। बिल्कुल ऐसे ही। बेहतरीन, सही है। और उस दिन फिर क्या जज्बा क्या था उस दिन, जब ये आपको पता था कि अब हमने रिस्पॉन्स करना है, और ये पहली मर्तबा है कि पाकिस्तान ने फतेह 1 का इस्तेमाल किया दुश्मन के खिलाफ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये फतेह सीरीज़ ऑफ वेपन, ये पहला वेपन है जो हमने दुश्मन के खिलाफ इस मार्का हक में पहली दफ़ा यूज़ किया, और इंशाल्लाह इसके बाद मैनी टू कम्स। पहले देखते हैं उसके बाद वो जुर्रत भी करते हैं या नहीं करते।
लेकिन उस दिन की ज़रा बताएं ना, उस रात को, क्योंकि हमने देखा था कि आपके एक जो ऑफिसर हैं उन्होंने कहा कि दिस इज़ टाइम ऑफ फजर, और हमने एक भरपूर रिस्पांस दिया इंडिया को। उस वक्त क्या इमोशंस क्या थे आप लोगों के? क्योंकि देखिए आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, तैयारी करते हैं, इस मिसाइल के जो है वो टेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन दुश्मन के खिलाफ तो नहीं आजमाया था इसको। तो उस दिन इमोशंस क्या थे, तैयारी कैसी थी, ज़रा वो बताइएगा, रात का माहौल क्या था उस दिन? देखें जी, मैं सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ, अभी आपने मेरी यूनिट का विज़िट किया है। जी जी। विज़िट के दौरान आपने देखा मेरे ऑफिसर्स और जवान सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे थे यूनिट में। हमें किसी मार्के या किसी दिन के लिए स्पेशल ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी यूनिट का आगाज़ सुबह नमाज फ़जर के बाद ट्रेनिंग से होता है और इख्तिताम भी ट्रेनिंग पे होता है। सो वी आर ऑलवेज़ रेडी टू रिस्पॉन्ड टू द एनिमी। मैं आपकी तवस्सुत से अपने नेशन को ये भी बताता चलूँ कि आज मेरे सीनियर लीडरशिप हमें ये कहे कि दुश्मन के टारगेट्स एंगेज करने हैं, जी। वी डू नॉट रिक्वायर आवर्स फॉर इट, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ मिनट्स। अच्छा, वी आर रेडी टू एंगेज द मतलब टारगेट। वॉर गेमिंग आपने पहले ही की हुई होगी? जी बिल्कुल ऐसा अगर ही है। उनकी तरफ से हमला होगा तो कौन कौन से टारगेट्स हैं उनका तयन पहले हो जाता जी बिल्कुल ऐसा ही है। है। ज़बरदस्त। एक तो जो आपकी लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप, सिविलियन लीडरशिप, उनमें क्लैरिटी, मैसेज की क्लैरिटी कि अगर ऐसा कुछ है तो आपने क्या करना है, यानी कि कोई बिट्स एंड पीसेस या हाफ हार्टेड भी नहीं, वो कितना मैटर करता है कि क्लैरिटी हो कि दुश्मन ने हमला किया है, आपने एक भरपूर रिस्पॉन्स देना है। और दूसरा जो नेशन का एक रिजॉल्व होता है कि वो आपके पीछे है इस जंग में, इस मुकाबले में, ये कितना मैटर करती हैं दोनों चीज़ें? देखें, सबसे पहले जो मार्का हक की फ़तह का जो सेहरा है, मैं ये ज़रूर बयान करूँगा कि उसका फ़तह का सारा जो बेसिकली हमारी विक्ट्री है वो हमारी सीनियर लीडरशिप को जाती है। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने पीस टाइम में जो हिकमत अमली स्ट्रेटजी बनाई और उसको फिर वॉर गेम किया दुश्मन के ख़िलाफ़। उस वॉर गेम के नतीजे में जो हमें इक्विपमेंट और वेपनरी मिली, एंड देन दे एंश्योर्ड कि हमारी ट्रेनिंग 100% हो, उसका नतीजा है कि हम आज परफॉर्म कर सके, जिसमें अल्लाह ताला ने हमें फ़तह नसीब की। सेकेंडली, आपने पूछा नेशन का, कोई भी मुल्क की अफवाज अपने सिविलियंस की सपोर्ट के बगैर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती। मार्का हक एक शानदार मिसाल है जिसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे सिविलियन शाना बशाना चले, वो हमसे 10 कदम आगे रहे। इसकी मैं आपको मिसाल इस तरह दे सकता हूँ, हम एक पोजीशन से दुश्मन का टारगेट एंगेज कर रहे थे, लिटरली इस लॉन्च व्हीकल के पास दुनिया का रश लगा हुआ था कि वो आएँ, वो फायर करें, हमारी मदद करें। हमने बड़ी मुश्किलों से उनको सेफ डिस्टेंस पे पहुंचाया और उसकी फुटेज भी इट इज़ अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया। देखा, वो बैठ के वहाँ पे देख रहे थे, घबरा नहीं रहे थे वो। तो ये नेशन का रिजॉल्व था उस दिन हमारे साथ, और उसी वजह से अल्लाह ताला ने हमें फतह अता फरमाई। कहते हैं ना, जंग जो है सिर्फ फौज ही लड़ती, पूरी कौम लड़ती है। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मुझे जरा मोटिवेशन बताएं ना कि इसके पीछे क्या है, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर है, इंडिया की एक प्रोफेशनल आर्मी है, वहाँ कमांडिंग ऑफिसर होंगे, वहाँ लीडरशिप होगी, वहाँ के जवान जो हैं वो अपनी कौम के लिए जान देने के लिए तैयार है, आप अपनी कौम के लिए जान देने के लिए तैयार है। सो व्हाट मेक्स यू स्टैंड अपार्ट? मतलब हमें अगर फतह नसीब हुई है तो उस पर क्या मोटिवेशन है, डिफरेंस क्या है हमारी आर्मी और उनकी आर्मी में? सर, मैं उनकी आर्मी, मैं डिफरेंसेस पे नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ अपनी मोटिवेशन आपको बता सकता हूँ। जी जी। हमारा कोई भी ऑफिसर जब पीएमए से पास आउट होता है या कोई भी जवान अपने रेजिमेंटल सेंटर से पास आउट होता है, वो ये ओथ लेके आता है कि इस मुल्क की दिफा की खातिर अगर उसको उसकी जान क्यों ना देनी पड़े तो उससे भी दरेग नहीं करेंगे। दिस इज़ द ओनली मोटिवेशन वी हैव वंस वी गो इनटू द बैटलफील्ड। सही। अब ज़रा हम जाते हैं, हमारे पीछे आप देख रहे हैं, और मैं खुद बड़ा बेताब हूँ उसको ज़रा करीब से देखने के लिए, क्योंकि ये मशीन जो है ना, ये जब हम टीवी पे देख रहे थे हमें बड़ा अट्रैक्ट करती थी कि जैसे ये मिसाइल फायर करती है, इसको आप बैटरी कहते हैं या लॉन्चर जो भी है फतेह 1 का, इसको ज़रा करीब से देखते हैं। और मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं इससे मुतल्लिक, और मुझे पता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सीक्रेट और डिस्क्रीट रखी जाती है ताकि एनिमी को आपके वेपन्स की ज़्यादा डिटेल ना पता चले। और मेरे ख्याल से ये सरप्राइज एलिमेंट जो है इस जंग में हमारे लिए बड़ा मैटर कर रहा था। चले फिर बैटरी की तरफ। सर प्लीज़। थैंक यू। तो जनाब, ये है वो लॉन्चर बैटरी जहाँ से फतेह 1 पहली मर्तबा फायर किए गए। 140 किलोमीटर की इसकी रेंज है। ये वो इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ जो नॉर्मली अवेलेबल है। जैसे मैंने कहा कि कुछ इन्फॉर्मेशन बिल्कुल डिस्क्रीट, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वो तो और ये फतेह 1 है। फतेह 2, फतेह 3 भी हमारे पास है, उसकी टेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन फायर हमने नहीं किया। सर,
हमारे पास फतेह 3 नहीं है, हमारे पास फतेह 5 तक है सीरीज, 5 तक है। और उसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है और उसका फायर भी हो चुका है। नौबत नहीं आई वो चलाने की, उससे पहले दुश्मन सीज फायर कर गया। जी डेफिनेट। सही है। ये देखने में तो बहुत बड़ी लगती है। मैं जब टीवी पे देख रहा था कि ये फायर कर रहे थे तो लग नहीं रहा था कि इतनी बड़ी मशीन है ये। और ये है जिसपे फतेह 1 मिसाइल्स जो है जी बिल्कुल, ये है फतेह 1 मिसाइल जिस पे लोड किए होते हैं, इंस्टॉल किए जाते हैं, और ऑलमोस्ट इसकी कैपेबिलिटी है 8 रॉकेट्स एट अ टाइम फायर करने की। आपके टारगेट्स क्या थे जब आपने ये लॉन्च किया? सर हमें बेसिकली हमारे सीनियर लीडरशिप की तरफ से वो दुश्मन के टारगेट्स को एंगेज करने का कहा गया जिनसे हमारे निहत्ते और मासूम सिविलियंस को 5 और 6 की रात को एंगेज किया गया। सही। और इसमें मेनली दुश्मन की एयरफोर्स स्टेशंस, एयर बेसिस और उनकी क्रिटिकल एमुनिशन स्टोरेजेस शामिल थी। सही है। तो उन्हीं टारगेट्स को जहां से आपको लग रहा था कि वो पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं। डेफिनेटली सर, वी आर अ प्रोफेशनल आर्मी और हम बिल्कुल प्रिसाइजली एंगेज करते हैं। हम कोलेटरल डैमेज पे यकीन नहीं करते, ना सिविलियंस को निशाना बनाते हैं, शातिर और बुज़दिल एनिमी की तरह। सो अब जो कहते हैं ना कि वॉरफेयर बिल्कुल बदल चुकी है, हमने इस जंग में देखा, अभी ईरान के ऊपर जब अमेरिका और इसराइल ने हमला किया, ऐसा नहीं है कि बूट्स ऑन ग्राउंड है और फोर्सेस आमने सामने लड़ रही हैं। हमने टीटीपी का मुकाबला किया इस तरीके से, ये तो हमने देखा है कि जब वो आते हैं यहाँ पे एक बैटल होती है आपकी। लेकिन ये जो है नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर है सर, तो इसकी ज़रा बताएं कि तैयारी कैसे होती है, मशीन्स कितनी इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि आप प्रिसाइसली स्ट्राइक करें दुश्मन को? सर नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर में जैसे इसका मतलब ही ये है कि आपने दूर रहते हुए विदाउट कॉन्टैक्ट फेज में जाने से पहले आपने दुश्मन के साथ लड़ना है, बेसिकली उसको मैक्सिमम नुकसान पहुंचाना है जितना भी पहुंचा सकते हैं। तो इट इज़ ऑल टेक्नोलॉजी बेस्ड। जो दुनिया के मुल्क इस जितनी टेक्नोलॉजी में आगे हैं वो नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर में उतने ही अच्छे हैं। लेकिन अगर आप यूरोप उठा लें, यूरोप के मुल्क नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर में इस टाइम सबसे पीछे चल रहे हैं। तो आप ये देख लें कि हमारी आर्मी कितनी आगे होगी कि यूरोप से आप समझें कि हम कई सालों आगे हैं नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर के। क्योंकि इस जंग में तो हमने देखा था ना जो पाकिस्तान इंडिया की हुई कि उसमें आपके पास मिसाइल्स कितने बेहतर हैं, प्रिसिशन क्या है, ऑब्वियसली उसके लिए आपकी ट्रेनिंग और आपका एयर डिफेंस सिस्टम कितना अच्छा है। तो ये चीज़ें अब ज़्यादा मैटर करती हैं जंग में। और ऑब्वियसली जब आप फिजा में जाते हैं तो आपके जहाज़ कितने अच्छे हैं, आपकी पायलट्स की ट्रेनिंग कितनी अच्छी है, बियॉन्ड विजुअल रेंज आप किस हद तक वार कर सकते हैं? बिल्कुल सर, हमारी रेंज कैपेबिलिटीज़ अनलिमिटेड एट दिस पॉइंट इन टाइम। हम इंडिया को जहाँ तक आप सोच सकते हैं, ये मैं 140 किलोमीटर मिनिमम है। ये मिनिमम है। ये पहला फेज़ था जो कि जिससे हमने एंगेजमेंट की। इसके बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी हैं हमारे पास। सही। अब ज़रा बताइएगा, टारगेट्स आपको पता चल गए कि आपने उन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाना है जिन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया। हाउ डू यू सेट द टारगेट? बिकॉज 100 किलोमीटर दूर मारना है, 150 किलोमीटर दूर मारना है, वो प्रिसिशन कैसे आपको मिलती है? सर एक्चुअली ये जो लॉन्च व्हीकल है इसको एक डिटैचमेंट, एक टीम होती है ट्रुप्स की जो ऑपरेट कर रही होती है। इसमें डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सोल्जर उसने उसमें मास्टरी हासिल की होती है। तो जब तक हर ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह चले ना तो ये वेपन फायर नहीं करता, मीनिंग देयर बाय इट इज़ अ टीम एफर्ट। कोई सिंगल बंदा इसको फायर नहीं कर सकता। अच्छा। और कितने लोग चाहिए होते हैं, जैसे कितनी टीम होती है? सर ऑलमोस्ट आप कह लें 6 से 8 बंदों की टीम है। अच्छा। जो कि इसको फायर करती है। और एक्यूरेसी का मैं आपको ये बता दूं कि इट इज़ हाईली एक्यूरेट वेपन, बिल्कुल पिन पॉइंट एंगेजमेंट कर सकता है ये अपने टारगेट की। और कितने फायर किए उस दिन आप लोगों ने? सर बेतहाशा मुख्तलिफ लोकेशन से बेतहाशा फायर किए। अनलिमिटेड स्टॉक्स थे आपके पास? करो। डेफिनेटली अनलिमिटेड स्टॉक्स थे, अनलिमिटेड टारगेट हमें दे दिए गए थे कि इनको एंगेज करना है। वो दुश्मन ही एंड पे भाग गया, उसने सीज फायर का सफ़ेद झंडा खड़ा कर दिया। वरना हम तो फील्ड में गए ही एंगेजमेंट के लिए थे। क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस तो करते होंगे, ट्रेन तो करते होंगे इस पे, सिमुलेशंस वगैरह ये सारी चीज़ें। डेफिनेटली। लेकिन जब पहला मिसाइल फायर हुआ उस वक्त क्या फीलिंग थी? सर वो फीलिंग जो है ना, अगर आप देखें तो मेरी डिटैचमेंट जो पूरी थी, वो वीडियो का आपने पहले भी जिक्र किया है। जी। उसमें उनके नारे और उनकी मोटिवेशन से आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल गया होगा कि क्या। और वो आपकी कमांड पे था कि फायर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने मुझे ये शर्फ बख्शा है कि मैं एक गाजियों की यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर हूँ और अल्लाह का मैं जितना भी शुक्र अदा कर सकूँ वो काम है। तो वंस यू फायर द मिसाइल, जब फतेह 1 लॉन्च हो जाता है यहाँ से,
आपको ये पता चल जाता है कि ये टारगेट को हिट किया है? क्योंकि हम जब इसको टीवी पे बैठ के कवर कर रहे थे तो ऑब्वियसली आईएसपीआर की तरफ से हमें फुटेजेस आ रही थी कि जो बॉर्डर पार, चाहे वो ब्रह्मोस स्टोरेज साइट हो, कोई एम्यूनिशन डिपो हो, कोई इनका एयरबेस हो, उस पे जो डैमेज हुआ जाके उसकी विजुअल्स हमें आई, यानी कि ऑब्वियसली ऑन ग्राउंड कोई ना कोई हमारी इंटेलिजेंस मौजूद है। लेकिन आपको यहाँ पता चल जाता है कि हाँ ये टारगेट को हिट किया है या टारगेट से हट गया है। और अगर जैसे उनके पास S-400 थे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनका, जिसकी बड़ी तारीफ की जा रही थी कि वो आपके मिसाइल्स को नाकारा बना देगा, इंटरसेप्ट कर लेगा, तो क्या हमारे मिसाइल्स इंटरसेप्ट भी हुए? सर अल्हम्दुलिल्लाह कोई मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हुआ। और इधर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हमने टेक्नोलॉजी में ओवरऑल तरक्की की है। सिर्फ इस वेपन में इट इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ दैट टेक्नोलॉजी। हमारे पास बैटल डैमेज असेसमेंट का ऐसा मैकेनिज़्म मौजूद है कि एग्जैक्टली वो पिन पॉइंट करता है कि आपका रॉकेट कितनी एक्यूरेसी में उस टारगेट को कितना उसने डैमेज किया है। वो एग्जैक्टली सैटेलाइट्स के ज़रिए हमें हमारी सीनियर लीडरशिप को पता चल जाता है। अगेन सब्सिक्वेंटली वो फ्लोट हो के बाद नीचे लेवल तक ट्रेवल करती है। सही है, तो पता चल जाता है कि जी बिल्कुल, डेफिनेटली सही है। डेफिनेटली इंटरसेप्ट नहीं हुए मिसाइल्स आपके? अल्हम्दुलिल्लाह एक भी मिला। S-4 आपके फतह 1 को इंटरसेप्ट करने में नाकाम हो गया। सर मैं यही अपने दुश्मन के लिए मैसेज देना चाहूँगा कि वो S-400 पे पैसे ज़ाया करना कम कर दें और अपनी गुर्बत पे ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उस पे तवज्जो दे। ऑपरेशन सिंदूर 2 का सोचे भी ना। अगर होता है लॉन्च तो फिर क्या हमने क्या सीखा है? कहीं ना कहीं तो ऑब्वियसली आपकी कमी पेशी होती है, यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स ऑल्सो, आप बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो क्या सीखा? अगर खुदा ना खास्ता दोबारा कोई मिस एडवेंचर का मूड होता है, आर वी प्रिपेयर्ड फॉर इट? जी, हमारे शातिर दुश्मन के लिए हमारा एक ही मैसेज है, वी आर मच अवेयर ऑफ द चेंजिंग कैरेक्टर ऑफ वॉर एंड दैट इज़ द रीज़न वी हैव डेवलप्ड नीश कैपेबिलिटीज़। वी हैव द कैपेबिलिटी टू स्ट्राइक the enemy at the time and place of our choosing and with precision। दुश्मन अगर किसी मुबालगा राई में है तो उसको उससे निकलना पड़ेगा। और सर आपकी तवस्सुत से मैं दुश्मन को एक और मैसेज देना चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम हम आपको ये नहीं कहेंगे कि नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। नेक्स्ट टाइम आपने ऑलरेडी हमारा रिस्पॉन्स देख लिया, रादर वी विल से नाउ जस्ट multiply our previous response with 100 and you will get the answer। वाओ! तो लास्ट टाइम भी जब नूर खान एयरबेस पे अटैक हुआ था तो उसके बाद DGI इस पे आए, उन्होंने कहा नाउ यू जस्ट वेट फॉर अ रिस्पॉन्स। और पूरी कौम उस वक्त मुंतज़िर थी कि वो किस किस्म का रिस्पॉन्स होगा। अपने से 7 गुना बड़ा मुल्क जिसकी मईशत पाकिस्तान से ज़्यादा मजबूत है, उसको जब रिस्पॉन्स देना है तो क्या पाकिस्तान उनको शिकस्त दे सकेगा? और फिर जो हुआ वो इन्होंने भी बताया, हमने भी आपको बताया। सवाल यह है कि मामला 9 और 10 मई तक पहुंचा कैसे। इसकी शुरुआत हुई थी 22 अप्रैल को जब पहलगाम में दहशतगर्दी का वाकया हुआ और 26 अफराद उस पे मारे गए। हमले की फौरी बाद पहले इंडियन मीडिया और फिर भारतीय हुकूमत ने इसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया। हमले के अगले दिन ही इंडिया ने सिफारती इकदाम लेना शुरू कर दिए, सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर दिया और पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। अगले दिन पाकिस्तान ने भी सिफारती सतह पर इसका जवाब दिया। पाकिस्तान ने अपनी फिजाई हदूद इंडियन परवाज़ों के लिए बंद कर दी और भारतीयों को पाकिस्तान से जाने का कह दिया। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान ने एक और अक्लमंदी का काम किया। पाकिस्तान ने कहा कि क्यों ना इसकी एक न्यूट्रल तहकीकात करवाई जाए, आलमी इदारों को बिठाएं, यूनाइटेड नेशन को बिठाएं और आज़ादाना तहकीकात इस पर करवाई जाए। लेकिन इंडिया कभी उस तहकीकात के लिए माना नहीं। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया क्या कर रहा था? इंडिया LOC पे बिला इख्तियार फायरिंग कर रहा था। इंडिया पाकिस्तान में अपने राफेल्स के जरिए दरअंदाजी की कोशिश कर रहा था, जिससे पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने उनके रडार जैमिंग करके उनको पाकिस्तानी हदूद से दूर जाने पर मजबूर कर दिया। इंडिया बार बार कह रहा था कि हम इस हमले का पाकिस्तान को जवाब देंगे। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी फौज को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का हक तक दे दिया और पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर ने वाजे कर दिया था कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो उसका मुंह तोड़ भरपूर जवाब दिया जाएगा। और फिर 6 और 7 मई को इंडिया ने पाकिस्तान पर मिसाइलों से हमला किया, मुरीद के, भावलपुर, दीगर इलाकों पर हमला किया और शहरी आबादी को निशाना बनाया। फौरी तौर पे पाकिस्तान ने इंडिया के एक नहीं 6 जंगी तैयारे गिरा दिए, जिसमें 3 राफेल, Su-30 और मिग शामिल था। और पाकिस्तान ने यह बता दिया कि एक मरतबा फिर फिजा में हमारा कंट्रोल है। ये जंग जो हुई थी ये दुनिया की सबसे बड़ी फिजाई जंग कहलाती है, क्योंकि उस दिन 125 जहाज जो है
वो हवा में थे जिसमें 80 से 85 जहाज इंडिया के थे, लेकिन कोई भी एक इंडियन जहाज पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सका। पाकिस्तान ने उस वक्त ये फैसला कर लिया था कि ये हमारा दिफा था, हमारा जवाब अभी आना बाकी है, जिसके वक्त और जगह का तयन हम करेंगे। और फिर पाकिस्तान ने सब्र का मुजाहरा किया, तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान को ये एडवाइस मिल रही थी कि इंडिया बड़ा मुल्क है, इंडिया के खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाए, उनको अपना गुस्सा निकालने दिया जाए। लेकिन फिर इंडिया ने 9 और 10 को हमला किया, जिसका भरपूर जवाब पाक फौज, पाक फिजाइया, पाक नेवी की तरफ से दिया गया। और ये वो मकाम है, ये वो मैदान है जहां से फतेह 1 मिसाइल इंडिया की तरफ फायर किए गए। अल्लाहू अकबर। मार्का हक के एक और हीरो मेजर मामून इलाही इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जिन्होंने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया था फतेह 1 मिसाइल फायर करने में। सबसे पहले तो जरा बताइएगा, 1 साल हो चुका है इस पूरे वाक़े को, मेमोरीज कितनी फ्रेश है और क्या यादें हैं उस दिन की? मुझे आज भी वो दिन उसी तरह याद है जिस दिन हमने अपने चालाक दुश्मन को उनके चालाक और मकार अज़ाइम का मज़ा चखाया था, और हम उसी तरह दोबारा भी तैयार हैं और इंशाल्लाह आगे भी तैयार रहेंगे। उसको इसका मौका नहीं देंगे हम, उसको जब वो ललकारेगा तो हम उसका पूरा जवाब दिया जाएगा। और कब आपको ये पता चला था कि अब वो वक्त आ गया है कि आपने हिंदुस्तान को जवाब देना है और फतेह 1 मिसाइल फायर करने हैं? कब बताया गया था आपको? मुझे सुबह 4 बजे इस चीज़ का हुक्म मिला था कि आप अपने मुकर्रर पोजीशन पे जाएं और दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाएं। और आपका क्या रोल था एग्जैक्टली उस वक्त? क्या आप ऑपरेशनल ड्यूटीज़ आपकी क्या थी? मैं एक एज अ बैटरी कमांडर आई वाज कमांडिंग लॉन्चर, और मैं अपने लॉन्चर को एक जगह पे पोजीशन पे लेके गया और उसमें जाके मैंने अपने लॉन्चर को रेडी किया, और उसके जो हमें ऑर्डर मिला था उस हदफ को हमने पूरी तरह हासिल किया। अच्छा, जो एक वीडियो रिलीज़ हुई थी लॉन्चर ने जब मिसाइल लॉन्च किया, तो हमने देखा कि सिविलियन आबादी भी वहाँ पे बैठी हुई है। मेरे ख्याल से वही आप कमांड कर रहे थे वहाँ पे। वो मेरी लोकेशन थी। तो ज़रा बताइएगा कि लोग वहाँ पे क्या, उनका क्या तासुरात थे? बिकॉज ऑब्वियसली जब हम तो एक गन फायर भी सुनते हैं तो बंदे को एक झटका लगता है, लेकिन वो इत्मीनान से बैठे हुए थे वहाँ पे और देख रहे थे कि मिसाइल्स लॉन्च हो रहे हैं एक के बाद एक। वो इतने जोश व जज्बे में थे कि उन लोगों की हिम्मत देख के हमारा कॉन्फिडेंस मजीद बढ़ गया, हमारा कॉन्फिडेंस। और क्या टारगेट्स उस वक्त आपको मिले थे और किन टारगेट्स को आपने निशाना बनाया हिंदुस्तान में? मैंने राजौड़ी एयरबेस और उसके अलावा मामून एयरबेस को टारगेट किया था। अपने नाम के टारगेट को इम्पेस किया। ये बड़ा अच्छा इत्तेफाक है। ये इत्तेफाकन था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मुझे मामून बेस को मामून ने टारगेट किया। जी, ये हेडलाइन बनेगी इंडिया में जाकर ये तो। अच्छा देखिए, आप लोग की ट्रेनिंग तो बड़ी ज़बरदस्त होती है और आप लोग ट्रेन करते हैं सिमुलेशंस वगैरह पे, लेकिन ऑब्वियसली जब एक्चुअल मिसाइल फायर करना, ये पाकिस्तान ने पहली मरतबा इस्तेमाल किए, तो कोई एप्रीहेंशन, कोई नर्वसनेस कुछ होता है ऐसा? अल्हम्दुलिल्लाह मेनली मेरी जो यूनिट है उसका बुनियादी सतून आप कह लें कि दैट इज़ टीम वर्क। हम टीम वर्क से काम करते हैं और ज़माना अमन की ट्रेनिंग ने हमें इतना फ़ायदा दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह देयर वाज नथिंग लाइक दैट, and we were very much confident and everybody was very much passionate to hit the target. जैसे वो कहते हैं ना कि the more you sweat in peace times, the less you bleed during the war. तो वो वाली चीज़ है। प्रैक्टिस आपने जितनी बेहतर की है, ट्रेनिंग आपकी जितनी बेहतर है, आप ड्यूरिंग द वॉर टाइम उतना बेहतर परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। चले, ज़बरदस्त। नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में हिस्सा लेने वाले और इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने वाले 2 बहादुर ऑफिसर्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और दोनों के जो नाम हैं वही कमाल के हैं। मेरे साथ कैप्टन हैदर अली और कैप्टन बदर खान मौजूद हैं। हैदर अली का एक बहुत अहम तारुफ तो ये है कि इस ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में इनको जो है वो सितारा बसालत मिला था, यानी इनका नाम जो है हैदर, वो भी है ब्रेवरी, लायन, और जो सितारा बसालत है उसका मतलब ये है कि इनको एक ब्रेवरी अवार्ड जो है वो मिला था। लेकिन इनका एक और तारुफ भी है और आप सब लोग इनसे वाकिफ़ हैं। हैदर से पहले आप मिल चुके हैं क्योंकि जिस दिन हमने वो फुटेजेस देखी थी, वो वीडियो देखी थी जिसमें फतेह 1 फायर किया गया था, फजर का वक्त था, फतेह 1 फायर होता है तो उससे पहले एक आवाज़ थी, एक वॉइस थी, और वो क्या कहा था हैदर ने, मैं चाहूँगा ये अपनी ज़बानी हमें खुद सुनाएं। Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May at the time of Fajr, we have delivered a strong punch to our coward enemy. Alhamdulillah, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। और ये जब आपने कहा और जब हम वीडियोस देख रहे थे उस वक्त, हम तो कवरेज भी कर रहे थे, पूरी आवाम में मुझे पता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुई, तो गूज़बम्स आ रहे थे, लोग जो है वो जज्बाती हो गए थे और लोगों को एक
कहते हैं ना कि मोटिवेशन मिली थी कि हाँ ये अल्लाह अकबर के नारे के साथ हमने मिसाइल फायर किया है, कामयाबी हमारा नसीब होगी। आपको पता था कि इतनी वायरल हो जाएगी वीडियो जब ये रिकॉर्ड हो रहा था? नहीं, मुझे उस वक्त तो ये मालूम नहीं था कि ये वीडियो इतनी वायरल होगी, लेकिन जिस तरह आपने बताया कि ये आवाम के बीच में जज्बा इसने बहुत उबारा, तो जिस वक्त बाद में हमने ये वीडियोस देखी तो आज दिन तक जो है ये हमें एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग देता है, और जिस तरह आपने बताया कि जज्बा दोबारा से उसी दिन की तरह बिल्कुल ताज़ा हो जाता है हमारा। और बदर, आपका तो नाम माशाल्लाह एक हिस्टोरिक इस्लामिक वॉर पे रखा है, तो आपको वैसे पास आउट हुए 4-5 साल हुए हैं सर्विस में आए हुए, अंदाज़ा था कि 5 साल बाद ही ट्रेनिंग के बाद जब आप फ़ौज में आएंगे इंडिया जैसे बड़े दुश्मन से मुकाबला होगा और उसमें आपको एक एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा? बिल्कुल सर, अंदाज़ा था इस बात का, क्योंकि जिस टाइम हम पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ज्वाइन करते हैं तो हमारे अंदर जो सबसे पहली चीज़ आती है वो दुश्मन से मुकाबला करने की सलाहियत हम अपने अंदर परवान चढ़ा देते हैं। और जब हम पास आउट होके पीएमएस से आउट होके अपनी यूनिट्स में जाते हैं तो ये हमारे अंदर जो फ़र्ज़ वतन की हिफाजत, वतन की मोटिवेशन, जज्बात जो होते हैं वो हमारे ऊपर एक कर्ज चढ़ जाता है। इसी तरह जब मैं लॉन्च ऑफिसर की ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था तो मेरी फायरिंग डिटैचमेंट को जब ऑर्डर सादर हुए कि आप दुश्मन पर कारी ज़रब लगाएं, तो हमने सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया कि हम अपनी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर सकें। अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन, हमारे सीनियर्स की गाइडेंस, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग और इसके साथ साथ अपने मुल्क और कौम की दुआएं हमारा सबसे बड़ा असलहा थी उस टाइम। सितारा बसालत आपको मिला जी सर, मार्का हक पे ऑपरेशन बुनियान और मरसूस को कामयाब बनाने पे वज़ीर आज़म ने आपको अवार्ड दिया, उस वक्त क्या जज्बात थे आपके? सबसे पहले तो उस वक्त मैंने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया कि हमें अल्लाह ताला ने इतनी आवाम में से चूज़ किया एक ऐसे काम के लिए, एक ऐसे पेशे के लिए जिसका नाम पाक फ़ौज है। और उस पाक फ़ौज में भी अल्लाह ताला ने मुझे चूज़ किया कि मुझे एक गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया। और उसके बाद इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो हमारे सीनियर्स की गाइडेंस थी और हमारी जो गयूर आवाम है ये उनकी दुआओं का नतीजा है। हैदर, ये कितना मैटर करता है एक नौजवान ऑफिसर के लिए कि जो उसको गाइडेंस मिले अपने सीनियर्स की तरफ से फ्रॉम द टॉप, वो उसमें क्लैरिटी हो कि आपने जो है घबराना नहीं है और आपने वो ना इफ़ एंड बट्स नहीं कर रहे हैं, आपने अगर लड़ना है तो डट के लड़ना है। कितना मैटर करता है ये? ये पाक फ़ौज का हमेशा से वतीरा रहा है कि वो अपने यंग ऑफिसर्स को हमेशा से जो है क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ माइंड, इनिशिएटिव जैसी चीज़ें जो है वो उनकी पर्सनैलिटी में इनकलकेट करती हैं, और यही चीज़ें जो हैं हमें ऑपरेशनल जो प्रिपेयर्डनेस है उसमें बहुत हेल्प आउट करती हैं। तो हमारे ऑपरेशंस की सक्सेस की वजह भी यही चीज़ें हैं कि हमारे जितने यंग ऑफिसर्स हैं वो क्लैरिटी ऑफ थॉट से हमेशा ऑपरेट करते हैं। कोई घबराहट, हिचकिचाहट बदर जब ये आप करने जा रहे थे? यू आर वेरी यंग, आई मीन जब ये होता है इतना बड़ा एक आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। सर कोई घबराहट, कोई हिचकिचाहट, कोई खौफ ना हमने अपने जवानों की आंखों में देखा ना हमारी आंखों में था, क्योंकि उसी दिन के लिए 10 मई का जो सुबह थी, जिस तरह वो टाइम गुजरा, उसी दिन के लिए हमने ये वर्दी पहनी है। और उसी दिन की हमेशा हम दुश्मन को याद भी दिलाते रहेंगे कि अगर हमें ललकारा या पुकारा गया तो हम उसी तरह जवाब देंगे जिस तरह 10 मई को दिया गया। और आप दोनों इतने यंग हैं, आई एम श्योर टेलीफोन इस्तेमाल करना, गैजेट्स इस्तेमाल करना ये बड़ा कॉमन होगा आपके लिए। तो आपको अंदाज़ा था कि जिस वक्त एक तो ये आप लोग लड़ाई कर रहे थे और इससे एक रात पहले इंडियन मीडिया की तरफ से भी एक बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया, क्योंकि इस वॉर में उन्होंने जितनी जंग लड़ी उससे ज़्यादा तो वो प्रोपेगेंडा वॉर में मसरूफ़ थे ना। तो उसमें एक दिन था जिसमें उन्होंने बताया कि हमने पाकिस्तान में जो है लाहौर में बंदरगाह तबाह कर दी है, कराची में हमारा कब्ज़ा हो चुका है, लाहौर मुकम्मल तबाह हो चुका है। ये आपने शायद पता नहीं उस वक्त देखी होंगी क्योंकि आप तैयारी में मसरूफ़ थे, या बाद में देखी होगी। क्या फ़ील कर रहे थे? जिस तरह उन्होंने ये कहा कि हमने लाहौर की बंदरगाह तबाह कर दी और इस तरह के उन्होंने क्लेम्स किए, तो ये आजकल जो इन्फॉर्मेशन की दुनिया है तो उसमें ये झूठ जस्टिफाई करना जो है वो बिल्कुल एक मुश्किल काम है। तो मेरा उनको मशवरा यही है कि वो मीडिया के ऊपर आके फ़जूल क्लेम्स करने की बजाय अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करें ताकि वो हमें किसी किस्म का थोड़ा बहुत मुकाबला दे सकें। हैदर, आपने लगता है निशाने जो टारगेट्स थे जो भी असाइन किए गए होंगे आपको, सबसे ज़्यादा मिसाइल आपने निशाने पे मारे हैं, शायद इसीलिए आपको जी सर मैक्सिमम टारगेट्स इंगेज किए हमने और बड़े प्रिसीजन और एक्यूरेसी के साथ उन टारगेट्स को हमने इंगेज किया, और उसकी वजह से दुश्मन के जो मैक्सिमम एयरफोर्स स्टेशंस थे वो उन्होंने अपने एसेट्स को ग्राउंड कर दिया, और ये उनका हमारी जो इंगेजमेंट्स थी उनकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मुंह बोलता सबूत है। हैदर, वेरी वेल डन। पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है, आपकी दिलेरी पे फ़ख्र है, वेल डन। बदर,
पूरी कौम को आपको फख्र है। फतेवन मिसाइल के लॉन्च ऑफिसर कैप्टन मुनीब जमाल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मुनीब, ज़रा बताइएगा सबसे पहले तो लॉन्च के वक्त आपकी क्या जिम्मेदारियां थी? बीइंग लॉन्च ऑफिसर, मैं अपने लॉन्चर डेट को ओवरऑल कमांड कर रहा था। अपने लॉन्चर डेट की ट्रेनिंग, उनकी सारी उनकी कैपेबिलिटी के मुताबिक उनको ट्रेन करना, और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके मुताबिक अपने मिशन को एग्जीक्यूट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। तो ट्रेनिंग तो आपकी होती है भरपूर किस्म की, बिल्कुल, ताकि जब भी जंग का वक्त आए यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। यस। लेकिन इमोशंस तो ट्रेनिंग वाले नहीं हो सकते। इमोशंस उस वक्त जज्बात जो होते हैं कि इंडिया के साथ आपका मुकाबला है, उन्होंने हमला किया, जवाब देना है। बिल्कुल। इमोशंस क्या थे उस वक्त आपके, और उनको कैसे कंट्रोल करते हैं फिर? इमोशंस पे कंट्रोल भी बेसिकली हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा ही होता है कि जब भी हमें मौका मिले अपने दुश्मन को कारा जवाब देने का, तो हम उसके लिए तैयार रहते हैं। तो 10 मई को जब हमें मौका मिला तो अल्लाह की मेहरबानी से हमने अपनी अहदाफ को अच्छी तरह निशाना बनाया, और इसमें अल्लाह का शुक्र मैं अदा करना चाहता हूँ। और आप भी जिस लॉन्च टीम के साथ थे, तमाम आपने जो फतेवन फायर किए, जगह पे लगे, टारगेट पे हिट किए, कामयाबी हुई? बिल्कुल ऐसे ही था। हमारे 2 टारगेट्स थे, हाँ। जिसमें रजौड़ी एयरबेस और मामून एयरबेस हमें टारगेट दिया गया था, जिसमें हमने सक्सेसफुली इंगेज किया। मेजर मामून के साथ थे आप? जी बिल्कुल। अच्छा। मेजर मामून के साथ। जहाँ से आपने लॉन्च किए फतेवन मिसाइल, तो वहाँ पे तो वीडियोस में हमने देखा कि सिविलियन आबादी भी थी। बिल्कुल। उनका क्या उस वक्त रद्द अमल था इस पर? सिविलियंस की जो रिएक्शंस थी वो तो तमाम मुल्क ने वीडियोस में देख ही ली जी, लेकिन उनका उधर मौजूद होना हमारे लिए भी एक कॉन्फिडेंस में बिल्ड हौसला अफजा बात होगी आपके लिए। हाँ, अफजाई हमारे उसमें से बड़ी कि अवाम भी हमारे साथ खड़ी है। हमने तो इनिशियली कोशिश की थी कि अवाम थोड़े साइड पे हो जाएं, लेकिन हमने जब उनका जज्बा देखा कि वो साइड पे नहीं हो रहे, तो फिर हमने अपनी जो प्रोसीजर, उनके जज्बे से आपको भी याद मिलता है। हवलदार मोहम्मद शोएब, जिन्हें मार्का हक में सीओएस कमेंडेशन कार्ड से नवाजा गया, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। शोएब, जरा बताइएगा कि उस दिन एक तो जज्बात क्या थे और आपकी जिम्मेदारियां क्या थी? सर, उस दिन मैं अपने लॉन्चर पे नंबर 1 की ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था। मेरे जो जिम्मेदारी थी वो ये थी कि मैं ये चीज़ को इंश्योर कर रहा था कि जो मेरे ऑपरेटर हैं वो अपने सीक्वेंस के मुताबिक ठीक तरह से ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके अच्छे कोऑर्डिनेशन की वजह से हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, और अल्लाह पाक ने हमें इज्जत से नवाजा और दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा ताल्लुक सर डिस्ट्रिक्ट नारवल से है। नारवल से? जी सर। तो जब मार्का हक के बाद, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी के बाद, जब आप वापस अपने गाँव गए, वहाँ पे क्या माहौल था, कैसा इस्तकबाल हुआ आपका? सर, वहाँ पे एक तो मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है कि मेरे जाने से पहले मेरे पूरे गांव वालों ने मेरे वालिदैन को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, उनको मुबारकें दी कि आपके बेटे गाजी हुआ है, और उन्होंने दुश्मन के ख़िलाफ़ अहम कारनामा सर अंजाम दिया है, मुल्क की सरहदों की हिफाजत में हिस्सा लिया है। तो जब मैं भी गया तो माशाल्लाह पूरा गाँव फूलों की हार लेके मेरे लिए खड़ा था, और उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। बड़ा यादगार लम्हा होगा कि पूरा गाँव आपको वहाँ पे रिसीव करने पहुँचा हुआ है। लोगों ने मिठाइयाँ तकसीम की और घर वालों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, मुबारकें दी गई सर। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को कामयाब बनाने के लिए कई जवानों ने उसमें हिस्सा लिया, जिनमें से एक लांस नाइक अब्दुल्ला भी है। लांस नाइक अब्दुल्ला, बताइएगा क्या मेमोरीज हैं उस दिन की, क्या यादें हैं आपके पास? सबसे पहले मैं अपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि अल्लाह पाक ने हमें 10 मई को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और कामयाबी से नवाजा, क्योंकि हमने 10 मई को एक अपने दुश्मन पर बहुत ज़्यादा ज़रब लगाई, जिसका उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उम्र क्या आपकी? मेरी है 22। 22? जी। पिछले साल तो 21 के होंगे आप? जी जी। बड़ी कम उम्र है यार। तो माँ बाप ने कैसा फील किया आपके उस वक्त? शुक्र है अल्लाह पाक का, वालिदैन की बहुत दुआएं दी हैं लोगों ने, माँ बाप ने बहुत दुआएं दी हैं, लोगों ने, रिश्तेदारों ने माँ बाप को जाके मुबारकबाद पेश की है, मिठाइयाँ दी हैं, और बहुत खुशी का मौका। इतने यंग हो, दोस्त यार होते होंगे, वो भी बड़ा प्राउड, बड़ा फख्र फील करते होंगे। जी जी। जब इधर से छुट्टी, कहते हैं किससे सुनाओ जरा, हुआ क्या था उस दिन? जब इधर से छुट्टी गए थे तो दोस्त यार आए थे लेने के लिए आगे से। अच्छा। तो बहुत खुशी से मिले थे। कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा भावनगर से ताल्लुक। भावनगर से। जी। और जब फौज में शामिल हुए थे तो उस वक्त ये था कभी एहसास या ख्याल आया था कि एक दिन गाजी बन के जाऊंगा, मेरे दोस्त, मेरे माँ बाप, मेरे रिश्तेदार मुझे वेलकम करेंगे, मुझ पे फख्र महसूस करेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जब हम फौज में आया था तो मैंने यही सोचा था कि अल्लाह पाक कभी हमें ऐसा मौका दे कि हम अपने दुश्मन के ऊपर ज़रब लगाने का, उसमें मैं भी शामिल हो सकूँ, जहाज़ का हिस्सा बन सकूँ, और शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक ने ऐसा मुझे मौका दिया। हमजा, बड़े यंग हो, क्या एज है आपकी? 22 साल सर। 22 साल के हो, इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया तुमने? सर अल्हम्दुलिल्लाह, बस मौका मिले, बहुत कम उम्र। कभी सोचा था 22 साल की उम्र में ये कारनामा दिखाओगे? नहीं सर, बस इसी सोच में आए थे कि इंशाल्लाह
दुश्मन से लड़ेंगे और इंशाल्लाह फौज में भी तो क्या गाइडेंस क्या मिलती है अपने सीनियर्स से, ऑफिसर्स से, लीडरशिप से क्या गाइडेंस मिलती है? जी सर, बस हमें शुरू से यही सिखाया जाता है कि इंशाल्लाह हम भर्ती ऐसी होते हैं कि ट्रेनिंग करेंगे और इंशाल्लाह दुश्मन के साथ लड़ेंगे। और मेरे लिए सबसे बड़ी फख्र की बात सर ये है कि मेरी उस टाइम पे टोटल के 5 महीने यूँ की सर्विस थी और उसमें मैंने बहुत ही कम अरसे में ट्रेड को सीखा। और अच्छा, इतने कम अरसे में? जी सर। तो सोचा तो नहीं होगा इतने कम अरसे में शायद इतने बड़े मार्के पे आपको जो है परफॉर्म करने का अल्लाह पाक ने चांस मिलेगा? कम अरसे में मौका दिया और इंशाल्लाह बेहतरीन। हमजा, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू। मार्का हक में सूबेदार सुमार मल को भी कमेंडेशन कार्ड से नवाजा गया इनकी एफर्ट्स की वजह से। सुमार मल, कितने साल हो गए सर्विस में आपको? 21 साल सर। 21 साल की सर्विस? जी सर। कभी सोचा था कि एक दिन आएगा सर्विस में जब इंडिया से मुकाबला होगा, फतेह वन फायर करना पड़ेगा? बिल्कुल सर, ये पहले दिन से जब से हम भर्ती हुए उस दिन से ही जज्बा था। भर्ती होने से पहले भी और बाद में यही सोचते थे कि अल्लाह ने कब हमें मौका देना है। तो वही 10 मई का दिन था और अल्लाह ने वो मौका दिया और हमने दुश्मन को एक कारी ज़रब लगाई। तो उसमें मेरा भी तो मतलब 20 साल बाद जाके सर्विस के आपको ये मौका मिला जो आप पहले दिन से सोच के आए थे कि जब मौका मिलेगा तो ये करेंगे। तो जिम्मेदारियां क्या है फतेह वन जब लॉन्च करते हैं, लोड करते हैं, आपकी जिम्मेदारियां क्या है? सर मेरी जिम्मेदारी इसमें इस यूनिट के साथ मैं एज ए टेक्नीशियन हूँ सर। मेरा काम है कि लॉन्चर की टेस्टिंग, मेंटेनेंस और उसको फिट फॉर वार रखना है, जिसमें मैं कामयाब रहा, शुक्र अल्लाह। सही है। और एक टीम एफर्ट होता है, सारे साथ होते हैं आपके और ऑफिसर्स वगैरह की गाइडेंस वगैरह, वो कितना मैटर करती है? बिल्कुल सर, मेरे जूनियर्स और मेरे सीनियर जो मेरे साथ होते हैं, ये मिलके एक टीम वर्क होता है। टीम वर्क की मदद से हमने ये जितने भी फतेह वन मिसाइल और प्लस जो लॉन्चर है उसको मेंटेन रखा और आपने देखा है और पूरी दुनिया ने देखा माशाल्लाह फतेह वन फायर हुआ और तब एक्यूरेट उस पे हिट भी। उसमें ताल्लुक कहाँ से आपका? मेरा ताल्लुक उमरकोट से है। उमरकोट से? अच्छा, मैं गया हूँ उमरकोट, बड़ी जबरदस्त जगह है। तो वहाँ जब गए तो क्या माहौल था वहाँ पर? उमरकोट सर मेरे लिए और मेरे कौम के लिए एक फख्र का लम्हा था। जब मैं गया तो पूरी कौम और मेरा जो खासतौर मेरा खानदान है वो मेरा इंतजार कर रहा था और जहाँ मैं उतरा सब वहाँ पे फूलों के हार लेकर मेरा इस्तकबाल के लिए खड़े थे और मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। यकीनन पूरी कौम के लिए बड़ी खुशी की बात थी, हम सबको बड़ा फख्र है और ये बताता है कि कोई तफरीक नहीं है रंग, नस्ल, मज़हब में। और इसी वजह से पाकिस्तान आर्मी जो है वो प्रोफेशनल्स की आर्मी कहलाती है कि कोई तफरीक नहीं है, कोई फ़र्क नहीं किया जाता। और उसका नतीजा ये है कि ऐसे जवान, ऐसे सूबेदार पाकिस्तान को नसीब हुए हैं जिसकी वजह से ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मार्का हक में हमें कामयाबी हासिल हुई। बस, थैंक यू। दस मई की सुबह जब पाक फौज ने फतेह वन मिसाइल्स लॉन्च किए थे तो उसकी एक बड़ी तारीखी वीडियो है। उस वीडियो में दिखाया गया कि फतेह वन मिसाइल लॉन्च हो रहे हैं इंडिया की तरफ, तो वहां पे जवान भी मौजूद हैं जो कि ऑब्वियसली उस मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली उस वीडियो में देखा गया कि कुछ सिविलियंस वहां पे बैठे हुए हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि गाँव के जो शहरी थे, जो लोग वहाँ के रिहायशी हैं, वो वहां पर आ गए और वो देख रहे थे इस नज़ारे को कि किस तरीके से फतेह वन मिसाइल्स को मारा जा रहा है टूवर्ड्स इंडिया। तो आज हमने इस गांव में, जिसकी लोकेशन ऑब्वियसली हम आपको नहीं बताएंगे, वो सारे शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने वो नज़ारा देखा। और जब इनसे बात कर रहा था बता रहे थे कि इनके लिए भी जाहिर सी बात है एक हिस्टोरिक मोमेंट था कि इंडिया ने हमला किया, हम उसका जवाब दे रहे हैं और फतेह वन मिसाइल फायर होते हुए ये अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो यहाँ कुछ तो बड़े नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं, चौधरी साहब भी हैं, मौलवी साहब भी हैं। तो मौलवी साहब ज़रा पहले आप बताइए, एक साल ही हुआ है अभी इस बात को, अच्छी तरीके से याद है मनाजिर वो? अल्हम्दुलिल्लाह, जब फतेह वन मिसाइल चलाए जा रहे थे तो हमारे गांव की ये खुशकिस्मती है कि हमारे बिल्कुल रहायश और घर के करीब से चलाए गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यकीन जानो वो मंज़र बड़ा दीदीनी था जब हमारे पाक आर्मी के वहाँ नौजवान उस जगह पे अपनी वो मशीनें या वो अपनी गाड़ी फिट कर रहे थे तो हम बड़े हैरान थे कि यहाँ क्या होने वाला है और हम इसी इंतज़ार में बैठे हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मिसाइल चले तो यकीन जानो इंतहाई ज़्यादा खुशी हुई है। मेरी उम्र तकरीबन 51 साल है। अच्छा, हाँ जी। और ज़िंदगी में यही ख्वाहिश थी कि हमारी आर्मी की तरफ से, फ़ौज की तरफ से उन दुश्मन मुल्क को कोई ऐसा जवाब मिले ताकि उसके दांत जो हैं वो खट्टे हो जाएं और उसको ऐसे ज़ख्म लगें कि वो सारी ज़िंदगी उन ज़ख्मों को जो है ना वो सहलता रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाक आर्मी नौजवानों ने बड़ा जज्बा दिखाया और जब फतेह वन मिसाइल पहले फायर हुआ तो हमारे एक नौजवान फ़ौजी भाई ने नारा तकबीर बुलंद किया, नारे तकबीर। तो यकीन जानो हमारे अंदर से आवाज़ निकली है, अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन, ज़बरदस्त। चौधरी साहब ने कहा था कि उर्दू में नहीं पंजाबी में बात करेंगे। पंजाबी में ज़रा अपने दिल का इजहार करें, क्या देखा उस दिन आपने? अच्छा देखा है, बहुत खुशी हुई है कि हमारी पाक फौज ने अच्छा तरीके से जवाब दिया है। हाँ। असी इंशाल्लाह इन्हां दे
ਨਾਲ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ पाक फौज जिंदाबाद जिंदाबाद। खौफ तो नहीं है, डर तो नहीं, नहीं, नहीं। आवाज होती है, वो तो एक बंदूक ਅਸੀਂ ਤਾਂ चलती कहते हैं है, कि आवाज होती है। ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਾਣ ਹੈ अच्छा ਅਸੀਂ ਗੋਲੇ ਮਾਰੀਏ अच्छा अच्छा दीन वास्ते लड़ते ना हमारे भाई हाँ, जज्बात क्या थे उस वक्त? उस वक्त शामिल होने का दिल चाह रहा था, मैं भी हाँ जी। शामिल हो जाऊँ इस फौज में। ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਲੈਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੜਿਆ ਜੀ तो ये जरा नौजवान से बात करवाएं मेरी। क्या नाम है आपका? हसन नवाज। हसन, आप भी वहीं पे मौजूद थे उस दिन? जी, क्या अल्हम्दुलिल्लाह। देखा जरा बताओ। काफ़ी अच्छा मूवमेंट लगा था उधर। हमारी पाक आर्मी जब उधर आई उन्होंने गाड़ी को साइड किया और हम उधर क्रिकेट प्ले करने गए थे। अच्छा क्रिकेट खेलने गए थे? जी हम पता चला कि ये गाड़ी पता लॉन्चेस चला, वगैरह जी, जो वहाँ पर आई बिल्कुल। है। अच्छा और पहले भी जंग की सूरत हाल में जो ना सब कुछ नज़र आ रहा था। और जब हमारी आर्मी ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, हमने उनसे पूछा है पाक आर्मी से कि ये क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम मुंह तोड़ जवाब देना है इनको। अच्छा और जब हमने देखा मिसाइल गए हैं और हम अपना जज्बात जो फीलिंग है ज़ाहिर नहीं कर सके। हमारी ख्वाहिश थी कि कोई हमसे आकर पूछे ये क्या हो रहा है क्या नहीं। और हमने काफ़ी पोस्टें भी वगैरह लगाई थी। अच्छा और काफ़ी वो अच्छे वीडियो लाइक देखी है ना जिसमें आप सब बैठे हुए हो पीछे से काफ़ी नजर आ अच्छे, रहे हो? जी बिल्कुल अच्छे लाइक्स भी मिले हैं, कमेंट अच्छा वगैरह अच्छे भी। लाइक्स मिले जी ये अच्छा है। हम आर्मी को हमारी ज़रूरत पड़ी जब भी हम आर्मी के साथ हैं। और हमें फ़ख्र है अपनी आर्मी पे। घर से निकले थे क्रिकेट खेलने के लिए, उसका क्या बना फिर? खेला कि नहीं खेला इसके? नहीं खेला हमने। अच्छा हमने तो फिर जोर से छक्के खेला। चौके मारे होंगे जी, जज्बात बिल्कुल। में हैं? जबरदस्त। ये इससे भाई से बात कराएं जरा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली शेर है। स्टूडेंट हो आप? यस। क्या देखा था लास्ट ईयर यहाँ पर? हमने देखा था कि उधर मिसाइल चले थे। दिल को मतलब बहुत ऐसा जज्बा मिला जो हम अपने कैसी आवाज साथ- कैसी थी मिसाइल की? क्योंकि ऐसी आवाज थी कि छोटा मोटा ये असला तो नहीं है? समझ नहीं लगती है कैसी आवाज थी, ऊंची सरी करी आवाज थी। ऐसी आवाज थी कभी मतलब किसी ने सुनी भी नहीं होगी। जिसने भी सुनी है उसने समझ लिया है कि कुछ हुआ है। जब हमने गए हैं हवा में देखे मिसाइल चले हैं, ऐसा हमारे अंदर एक जज्बा पैदा हो गया कि हमारा भी दिल कर रहा था हम भी जाकर चलाएं। इससे बात करो, पीछे बैठा हुआ है रेड शर्ट में। फलक शेर, याद है आवाज वगैरह कैसी थी फतेह वन की? बिल्कुल आवाज बहुत डरावनी थी। हम ना वहाँ पे सपा पढ़ने गए थे मस्जिद में। अच्छा नमाज पर ही हमें पता चला कि भाई मौलवी साहब हंस रहे हैं कि पता नहीं आता तो है नहीं मस्जिद से पारा पढ़ने। मौलवी साहब उस दिन आ रहा था ये जी आ रहे थे बीच में जो है वो फतेह वन ने रोक लिया उसको। ये नमाज पढ़े ना हमने वहाँ पे तो पता चला भाई पाक फौज आई हुई है। हम बाहर आए तो देखा ये अपनी वो मशीन जो है वो रेडी कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं भारतीय ने जो हमले की है इनके जवाब देने के लिए। तो फिर हम वहाँ पे खड़े हो गए तो फिर उन्होंने मिसाइल छोड़ा वहाँ पे। हमें देखे हैं तो हमें बहुत फख्र है कि हमारी पाक फौज ने ये जवाब दिया है। हमारी पाक फौज ने ये कदार अदा करके मुल्क के लिए हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। बेशक बेशक। तो ये बताओ उम्र क्या है तुम्हारी? मेरी उम्र 17 साल है। तो तुम्हारी तो परफेक्ट एज है फौज में शामिल होने की। है कोई इरादा, मूड है, मूड बनाया? इंशाल्लाह मूड तुम्हारा बहुत है। हाँ तो फिर ख्वाहिश है फौज में दाखिल होने की। है ख्वाहिश? जी तैयारी कर रहे हो फिर भर्ती होने की? जी तैयारी बिल्कुल है। जबरदस्त, क्या बात है। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। जरा बताएं उस दिन क्या जज्बात थे आप लोगों के जब आप देख रहे थे कि फतेह वन फायर हो रहा है इंडिया की तरफ? हम जब सुबह निकले हैं फजर की नमाज पढ़ के तो सैर करने के लिए निकले थे। कोई कुरान पढ़ने जा रहा है, कोई फजर पे जा रहा है, नमाज पढ़ने। हाँ जी वो बिल्कुल मस्जिद करीब फजर की नमाज पढ़ के निकले थे ना। अच्छा अच्छा। तो आर्मी आई है, वो गाड़ियाँ जो अपनी ना नीचे ग्राउंड की तरफ लेके जा रही हैं। हम उनके मगर गए हैं, जाकर देखा क्या होने लगा। उन्होंने पहले कंप्यूटर लगाया है, फिर वो मशीन लगाई है, चेयर लगाई हैं, अच्छा फिर उन्होंने मिसाइल छोड़े हैं। जब उन्होंने मिसाइल छोड़ा तब हम पास थे। पहला मिसाइल छोड़ा हम भाग गए, दूर हो गए हैं, दूर जाके खड़े हो गए हैं। तो फिर और हमारे गांव की बहुत वीडियो भी वायरल हुई थी। हमें जो हमारे दोस्त हैं वो पूछते हैं तुम्हारे गांव से मिसाइल चले हैं तो ये क्यों चले हैं? हमने बोला कि इंडिया वालों को मुंह तोड़ जवाब दिए हैं। जनाब आप सबके लिए बड़ी फख्र की बात है। आप कह रहे हैं कि हमारे गांव से मिसाइल चले, हमारे लिए फख्र की बात है। नाम हम नहीं बता सकते वरना आपके गांव की मशहूरी हो जाएगी, लेकिन दुश्मन को पता चल जाएगा। क्या पता दोबारा कोई ऑपरेशन सिंदूर 2 का इरादा रखें, फिर जवाब देना पड़े किसी जगह से। तो ये अच्छी बात है कि हम लोकेशन उनको ना बताएं। सही है जी। हाँ कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? जिस टाइम मिसाइल चले ने लागे करीब ही उन पट्ट कह लो बन्ना कह लो उत्थे बैठे ने। अगर साढ़े पास कितने फासले पे बैठे हुए थे? थोड़ी फासला से थोड़े फासले। 50-100 मीटर होगा ज्यादा से ज्यादा। थोड़ा ही पहली पूरी नहीं हैगी। सही। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤਦ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ मशीन दे लागे खलो चलवाया है। अच्छा क्या बात। का सारा क्रेडिट किसको जाता है आप? ये हमारी पाक आर्मी को जाता है, हमारे चीफ को जाता है, हमारे वजीर आज़म को जाता है जिन्होंने ये फैसला किया कि
ऐसे करना है, इंडिया की ऐसी की तैसी कर दी। ये बड़ी अहम बात है कि एक हाँ। डिसाइसिव आपको फैसला करना होता है, क्लैरिटी के साथ। जी जी वाज़ेह फैसला करना होता है कि अगर दुश्मन ने मारा तो हम जवाब देंगे। जी दुश्मन हमारा सर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सही। दुश्मन से वैसे ही भारी है। जबरदस्त, सही भाई। हमारी आर्मी दुनिया की 1 नंबर आर्मी है इंशाल्लाह। तो इस प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि 9 और 10 मई की रात को भारत को किस तरीके से जवाब दिया गया, और बड़ी डिटेल में हमने आपको दिखाया है और पहली मर्तबा ये दिखाया है कि फतेह 1 मिसाइल कैसे ऑपरेट होता है, उसमें जवानों का क्या किरदार होता है, ऑफिसर्स का क्या किरदार होता है, और आपको मिलवाया उस डेकोरेटेड यूनिट से जिसने मार्का हक में और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कलीदी किरदार अदा किया। और जैसे कि कमांडिंग ऑफिसर ने इस प्रोग्राम में कहा कि दोबारा अगर इंडिया ऐसी कोई हरकत करेगा तो उनको वार्निंग नहीं दी जाएगी, और जो जवाब है वो 100 गुना ज्यादा होगा। और इंडिया को ये याद भी रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि दोबारा आप ये कहें कि हमने तो दहशतगर्दों के ऊपर हमला किया था, आपने हम पर ही हमला कर दिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए।